वेलकम एवरीवन। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के बाद हम किसी अणु की कुल ऊर्जाओं को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं और उन विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को किस तरीके से एक दूसरे के साथ संबंधित करते हुए या लेते हुए अणु की ऊर्जा कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये प्रक्रिया हमने पहले ले रखी थी। इसमें हम आणविक ऊर्जा स्तर और उनके मध्य संक्रमण की बात कर रहे हैं, जिसमें बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन के अनुसार यदि कोई गैसीय अणु दिया है या गैसीय अवस्था में कोई अणु उपस्थित है, तो गैसीय अवस्था में अणु कुल 4 प्रकार की ऊर्जाओं से निहित होता है। अर्थात गैसीय अवस्था में अणु में कुल 4 प्रकार की ऊर्जाएं निहित होती है। तो गैसीय अवस्था में अणु 4 प्रकार की ऊर्जाओं युक्त होता है। तो इसमें कुल कितने प्रकार की ऊर्जाएं हैं? 4 प्रकार की ऊर्जाएं इसके अंदर निहित होती है। कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं? उनमें से पहली ऊर्जा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे कैपिटल ई के साथ स्मॉल लेटर ई लिख के। इसके अलावा सेकंड प्रकार की जो ऊर्जा है इसको कहा जाता है कंपन ऊर्जा, या इसे आणविक कंपन ऊर्जा कहते हैं, जो कि बंधों के मध्य संपन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। दूसरी है आणविक कंपन ऊर्जा या बंध कंपन ऊर्जा, जिसको हम EV के द्वारा वाइब्रेशनल के रूप में EV के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरे प्रकार की ऊर्जा इसमें आती है जिसको कहा जाता है घूर्णन ऊर्जा, या हम कहते हैं आणविक घूर्णन ऊर्जा। आणविक घूर्णन ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है ER से, और R का मतलब है रोटेशन। रोटेशनल एनर्जी को हम ER के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चौथे प्रकार की ऊर्जा है जिसको कहा जाता है स्थानांतरण ऊर्जा। स्थानांतरण ऊर्जा, और स्थानांतरण ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं ET के द्वारा। और बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन के अनुसार ये स्पष्ट किया जा चुका है कि हम इन चारों प्रकार की ऊर्जाओं को पृथक पृथक ज्ञात कर सकते हैं, और इन चारों प्रकार की ऊर्जाओं का जो योग है वह योग अणु की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अर्थात यदि हम अणु की कुल ऊर्जा की बात करें तो अणु की कुल ऊर्जा इन 4 प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और लास्ट के अंदर है ट्रांसलेशनल एनर्जी या स्थानांतरण ऊर्जा। 4 प्रकार की ऊर्जाओं का योग अणु की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो अणु की कुल ऊर्जा का निर्धारण हम इस समीकरण से करेंगे। इस संबंध के अनुसार यहाँ पर जो ET दे रखा है, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, यह सामान्यतः किसी भी गैसीय अणु के अंदर निहित होती है और अणु ट्रांसफर करता है या एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करता है। तो गैसीय अणु चूंकि गतिशील अवस्था में होते हैं, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी उनमें पहले से ही निहित होती है। इसलिए हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण की सहायता से इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, या फिर हम एक लो टेम्परेचर पर इसको स्थिर करने के बाद ही इसकी गणना कर सकते हैं। दूसरा, इस ऊर्जा का मान अति अल्प होता है। यह ऊर्जा अल्प होती है इसलिए भी, और दूसरा, यदि इस ऊर्जा के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की बात की जाए, अर्थात स्थानांतरण ऊर्जा स्तरों की बात की जाए, तो उन स्थानांतरण ऊर्जा स्तरों के मध्य का जो अंतराल है उसकी ऊर्जा डेल्टा E के रूप में यदि प्रदर्शित की जाए तो ये लगभग 10⁻⁻60 जूल प्रति मोल के बराबर होती है, और यह इतनी न्यून या इतनी कम है कि इसको सामान्यतः किसी स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा मेजर या मापा नहीं जा सकता है। इसलिए सामान्य अणु की ऊर्जाओं को प्रदर्शित करते समय हम इस स्थानांतरण ऊर्जा को या ट्रांसलेशनल एनर्जी को नगण्य मानकर पृथक कर देते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर अणु की कुल ऊर्जा को हम इन केवल 3 प्रकार की ऊर्जाओं के योग के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा
तीन प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर प्रदर्शित की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के द्वारा। और इन तीन प्रकार की ऊर्जाओं के लिए पृथक समीकरण हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं और उनकी प्रक्रिया को हम अलग अलग 3 चैप्टर के अंदर प्रदर्शित करेंगे, जिसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी अणु की कुल ऊर्जा 3 प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल या कंपन ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के मध्य संबंध किस प्रकार का है? तो सामान्य परिस्थितियों के अंदर तीनों प्रकार की ऊर्जाओं में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो प्रदर्शित की गई है, इसका मान वाइब्रेशनल एनर्जी या कंपन ऊर्जा से बहुत अधिक होता है और वाइब्रेशनल एनर्जी का मान रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा के मान से बहुत अधिक होता है। यदि इसको हम अनुपात के रूप में प्रदर्शित करें तो इन तीनों में संबंध इस तरीके से दर्शाया जाता है, 1:, वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान तथा नाभिकीय द्रव्यमान के अनुपात का वर्गमूल, और तीसरे नंबर पर हम इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान का अनुपात जो कि लगभग 5 × 10⁻⁸ के रूप में प्रदर्शित -4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये जो अनुपात है, यह अनुपात में रोटेशनल एनर्जी का मान लगभग इस परास के अंदर ये ऊर्जा के अनुपात के रूप में लिखा गया है, वाइब्रेशनल एनर्जी इससे अधिक और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का मान उससे भी अधिक होता है। ऐसी स्थिति के अंदर इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के मध्य प्रत्यक्ष किसी प्रकार की कोई अंतःक्रिया नहीं होती और इसलिए हम इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को पृथक पृथक कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके सूत्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को पृथक रूप से प्रदर्शित करेंगे। अगली बात कि इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं में क्वांटीकरण होता है, अर्थात यह निश्चित इकाइयों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एनर्जी निश्चित इकाइयों के रूप में ऊर्जा अवशोषित करके अपने ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से किसी अणु के अंदर अगर हम या परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर जो भिन्न भिन्न कोश हैं, इन कोशों के मध्य इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा अलग अलग मात्रा में ऊर्जा अवशोषित होती है और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में जब उत्सर्जित होती है तो इनके मध्य का ऊर्जा अंतराल निश्चित होता है और इसी निश्चित ऊर्जा अंतराल के रूप में टुकड़ों में ऊर्जा अवशोषित या ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो जिस प्रकार से परमाणु में जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने ऊर्जा का क्वांटीकरण पढ़ा, उसी तरीके से अणुओं में भी इन ऊर्जा स्तरों के मध्य निश्चित इकाइयों के रूप में ऊर्जा अवशोषित होकर के अणु निश्चित संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के अंदर क्वांटीकरण संभव है, अर्थात उन क्वांटीकरण के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इन ऊर्जाओं के अंदर निश्चित स्तर होंगे जैसे कि परमाणु में होते हैं। तो इन स्तरों को हम सैद्धांतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं और उन सैद्धांतिक रूप से प्रदर्शित किए गए इन ऊर्जा स्तरों के मध्य क्या संबंध है, वही प्रक्रिया यहाँ पर हम ऊर्जा स्तर या आणविक ऊर्जा स्तरों के अंदर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के लिए एक बात स्पष्ट यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको कि इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का क्वांटीकरण होता है। क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। पहली चीज, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल या रोटेशनल, कोई भी एनर्जी हो उसमें हमेशा क्वांटीकरण होता है। अगर क्वांटीकरण होता है इसका मतलब टुकड़ों में ऊर्जा अवशोषित होगी। अगर टुकड़ों में ऊर्जा अवशोषित होती है तो इनके जो ऊर्जा स्तर हैं, तीनों के जो ऊर्जा स्तर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर हो या कंपन ऊर्जा स्तर हो या इलेक्ट्रॉनिक, तीनों ऊर्जा स्तर अलग अलग स्थित होंगे और अगर अलग अलग स्थित होंगे तभी जाके इनके मध्य संक्रमण के अंदर क्वांटीकरण संभव होता है। और इस अर्थात इन सभी प्रकार की ऊर्जाओं में इस तरह के स्तर होंगे, लेकिन चूंकि इन स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल, चूंकि ऊर्जाओं में काफी अंतर है, ऐसी स्थिति में इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उनको हम तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं।
तो इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना कि यहाँ हम वास्तविक ऊर्जा स्तर नहीं है, लेकिन जो ज्ञात की गई ऊर्जाएं हैं इन ऊर्जाओं में क्वांटीकरण होता है और क्वांटीकरण को प्रदर्शित करने के लिए हम विभिन्न ऊर्जा स्तर निर्मित करते हैं और उन ऊर्जा स्तरों को दर्शाने के लिए इनके मध्य अंतराल काफ़ी अधिक होता है, इसलिए तुलनात्मक रूप से हम इन ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं सिंपल रूप में यहाँ दर्शाऊं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के मध्य अंतराल कितना होगा, दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उनके मध्य अंतराल कितना होगा, या दो रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं तो उनके मध्य अंतराल कितना होगा। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर इनके ऊर्जा के रूप में अंतराल प्रदर्शित करता हूँ, जिसका मात्रक हम प्रदर्शित कर रहे हैं जूल प्रति मॉलिक्यूल के रूप में। और जूल प्रति मॉलिक्यूल में यदि इन विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतराल डेल्टा के रूप में प्रदर्शित किया गया है तो इनका मान या परास लगभग 10⁻⁻19 जूल प्रति मॉलिक्यूल के स्तर की होगी। इसके अंदर हो जाएगा 10⁻⁻21 जूल प्रति मॉलिक्यूल के स्तर की, और इसमें ऊर्जा अंतराल होगा 10⁻⁻23 जूल प्रति मॉलिक्यूल के स्तर का। इसका मतलब इन ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतराल अलग अलग है, इसलिए इन सभी को एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि अंतराल इलेक्ट्रॉनिक लेवल में अंतराल ज़्यादा है, वाइब्रेशनल लेवल में अंतराल कम है और रोटेशनल लेवल में उससे भी अंतराल कम है। ऐसी स्थिति में हम तीनों को निश्चित ऊर्जा अंतरालों के रूप में इस तरह के ऊर्जा स्तरों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसी को हम ऊर्जा अंतरालों को यदि दूसरे तरीके से प्रदर्शित किया जाए, किस रूप में, तरंग दैर्ध्य के रूप में दर्शाया जाए, तब भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तरंग दैर्ध्य के रूप में ऊर्जा अंतराल यदि प्रदर्शित किया जाए, जिसका मात्रक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मीटर के अंदर, और यह मान है 10⁻⁻6 मीटर अंतराल, इसका है 10⁻⁻4 और इसका है 10⁻⁻2। और इस आधार पर जो तरंग दैर्ध्य ऊर्जा अंतराल है, ये ऊर्जा अंतराल इनके विभिन्न ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि मैं दो निश्चित ऊर्जा अंतराल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक लेवल को लिख रहा हूँ तो इसमें सूक्ष्म वाइब्रेशनल लेवल या कंपन स्तर होंगे, और अगर कंपन स्तर से भी रोटेशनल या घूर्णन स्तर का अंतराल और कम है तो उसमें छोटे सूक्ष्म क्षेत्र प्रदर्शित करके हम तुलनात्मक रूप में आणविक ऊर्जा स्तर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन चूंकि आणविक ऊर्जा स्तरों में हम पहले बता चुके हैं कि BOA की सहायता से यदि हम किसी अणु की कुल स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं तो इसका जो ज्ञात किया गया स्थितिज ऊर्जा आरेख था, उस स्थितिज ऊर्जा आरेख के सापेक्ष हम इन ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करेंगे। तो इम्पोर्टेंट रूप से हम इनको ऊर्जा स्तरों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये आणविक पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा आरेख के रूप में दर्शाया जा रहा है। स्थितिज ऊर्जा आरेख के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी कर्व के रूप में हम दर्शाते हैं। तुलनात्मक रूप में दर्शाने के लिए ये इनके ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, जिसके अंदर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक लेवल को इस रूप में प्रदर्शित करें तो ये 10⁻19 जूल की इकाई के रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं तुलनात्मक रूप में। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पहला ऊर्जा अंतराल जो आरेख जो मैं प्रदर्शित किया था वो इस तरीके से दर्शा रहा हूँ। पहला ये कौन सा है, फर्स्ट जो लेवल था, जिसको कि हम E1 इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, और किस रूप में दर्शाया गया है, स्थितिज ऊर्जा के आरेख के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी आद्य अवस्था को दर्शाता है, और आद्य अवस्था के बाद में यदि इसकी उत्तेजन अवस्था प्रदर्शित की जाए तो उत्तेजन अवस्था में भी इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉनिक स्तर और उस सेकंड इलेक्ट्रॉनिक स्तर भी इसी स्थितिज ऊर्जा आरेख के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक का गैप E1 में बहुत ज़्यादा है,
लेकिन यदि मैं E2 की बात करता हूं तो इसकी ये डेप्थ जो दी गई है ये हमेशा कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक्साइटेड लेवल जब भी आता है तो अणुओं के मध्य या किसी अणु के अंदर नाभिकों के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ पर इनकी कम गहराई के रूप में सेकंड या एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजन अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी उत्तेजन अवस्था को प्रदर्शित करता है E2। ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, E1, E2, E3, E4 इस तरीके से स्थित होंगे, जिनमें आद्य अवस्था के आणविक ऊर्जा स्तरों की जानकारी BOA की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो यह न्यूनतम त्रुटि युक्त श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल के रूप में प्राप्त होती है। अर्थात आद्य अवस्था की किसी अणु के आद्य अवस्था की ऊर्जा का निर्धारण BOA की सहायता से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन के हल द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन के उपयोग से श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो न्यूनतम त्रुटि युक्त आद्य अवस्था ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। लेकिन उत्तेजित अवस्था की जो ऊर्जा है उसमें त्रुटि का मान उससे अधिक होता है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से ये गहराई ज़्यादा होगी और यहाँ की गहराई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बंध विखंडन ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है जो इस रूप में प्रदर्शित की गई है। यहाँ बंध विखंडन ऊर्जा अधिक होगी और उत्तेजित अवस्था की बंध विखंडन ऊर्जा कम रहती है, इसलिए इस गहराई को आपको कम करना है। अब इसके अलावा इसमें अगर हम विभिन्न प्रकार के वाइब्रेशनल लेवल प्रदर्शित करते हैं तो अणु 0 पॉइंट एनर्जी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, शून्य बिंदु ऊर्जा के रूप में हम वाइब्रेशनल लेवल को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल कहाँ पर होगा, 0 पॉइंट एनर्जी के रूप में हम इसको प्रदर्शित करेंगे। वैसे 0 पॉइंट एनर्जी इसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उत्तेजन अवस्था के लिए जनरली हम ये काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके लिए जो ज्ञात किया गया परिणाम है उसमें त्रुटि अधिक रहती है। नेक्स्ट और बात की जाए तो इन इलेक्ट्रॉनिक स्तर, अगर इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा इसके किसी एक स्थित निश्चित बिंदु पर या शून्य बिंदु ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ से यदि इसको इतनी ऊर्जा दी जाए कि वह उत्तेजित होकर उच्च इलेक्ट्रॉनिक स्तर में जा सकता हो या यूवी विजिबल विकिरण के से ऊर्जा दी जाए तो उस ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होगा, तब ये पहली उत्तेजन अवस्था में स्थानांतरण दर्शाएगा। बाकी सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पर ये सबसे नीचे वाले जो लेयर है ये इसके कंपन स्तर की आद्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में सेकंड लाइन यहाँ पर आएगी, फिर थर्ड लाइन यहाँ पर आएगी। अब इसमें ध्यान ये रखना है अंतराल धीरे धीरे घटाते जाना है। अभी अंतराल ज़्यादा है, फिर कम हुआ, फिर अगली लाइन के अंदर और कम होगा, और लाइन लेंगे कम होगा, इस तरीके से ये अंतराल कम होता चला जाता है। और जब अणु को इतनी ऊर्जा दी जाए कि यहाँ तक आ जाए तो उस समय इस अणु के अंदर दो नाभिकों के मध्य की दूरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यह बंध विखंडित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये इनकी ऊर्जा अंतराल होंगे। अब इस ऊर्जा अंतरालों की अगर बात की जाए तो फर्स्ट लेवल को V1 के रूप में, जो कि वाइब्रेशनल लेवल है, या इसको हम कहते हैं कंपन स्तर। सेकंड हो जाएगा V1, V2, V3, इसी तरीके से V4, 5, 6, 7, 8 तक चलेगा। अब ये जो स्तर बता रखे हैं इन स्तरों को क्या कहते हैं, इन स्तरों को हम कंपन स्तर कहते हैं। और ये कंपन स्तर किसके हैं, आद्य अवस्था के कंपन स्तर है। इसी तरीके से उत्तेजन अवस्था के भी कंपन स्तर होंगे, पहला, दूसरा, और अंतराल आपको धीरे धीरे क्या करना है, घटाते जाना है। इनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी V डैश के रूप में हम वाइब्रेशनल लेवल प्रदर्शित करेंगे। V डैश इक्वल टू 0, V डैश इक्वल टू 1, V डैश इक्वल टू 2, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक इलेक्ट्रॉनिक स्तर। इस इलेक्ट्रॉनिक स्तर के अंदर सूक्ष्म अंतराल के रूप में हमने वाइब्रेशनल लेवल या कंपन स्तर प्रदर्शित किए। तो यहाँ पर जो लाइनें दी गई है इनको हम कहते हैं कंपन ऊर्जा स्तर, और इन कंपन ऊर्जा स्तरों को हम कंपन क्वांटम संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कंपन क्वांटम संख्या के रूप में,
और कंपन क्वांटम संख्या के रूप में अगर प्रदर्शित किया जाता है तो ये v से दर्शाते हैं, जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में होता है। नेक्स्ट स्थिति में अगर रोटेशनल एनर्जी की बात की जाए या घूर्णन ऊर्जा की बात की जाए तो उसका मान इस क्वांटम या कंपन क्वांटम संख्या या कंपन ऊर्जा स्तर से भी कम होता है, और अंतराल कम है इसलिए दो निश्चित कंपन स्तरों के मध्य सूक्ष्म स्तर के रूप में क्या उपस्थित होगा, रोटेशनल लेवल उपस्थित होंगे। और इन रोटेशनल लेवलों को हम यहाँ पर J से प्रदर्शित करते हैं। सबसे आद्य अवस्था के अंदर J का मान होगा 0, सेकंड के अंदर हो जाएगा J इक्वल टू 1, इसी तरीके से J इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही ऊपर वाले V1 और V2 कंपन स्तरों के मध्य भी घूर्णन स्तर होंगे और इन घूर्णन स्तरों को हम J डैश इक्वल टू 0, 1, 2 आदि के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हम आणविक ऊर्जा स्तरों को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा लेवल या ऊर्जा स्तर, दूसरे उसमें उससे सूक्ष्म कंपन ऊर्जा स्तर और उससे भी सूक्ष्म रूप में हम घूर्णन ऊर्जा स्तर, जिसको घूर्णन क्वांटम संख्या J से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाते हैं। और ये तुलनात्मक रूप से आणविक ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। और इन आणविक ऊर्जा स्तरों के मध्य एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण होता है। यदि अणु ऊर्जा अवशोषित करके दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्वांटीकरण कहते हैं और यह प्रक्रिया संक्रमण के रूप में दर्शाई जाती है। यदि V0 से V1 में अणु स्थानांतरित होता है तो इसे हम 0 आद्य अवस्था से फर्स्ट लेवल के अंदर पहला संक्रमण V से V1 में, V0 से V1 में प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। इसी तरीके से V1 से V2 में जाता है तो ये भी शुद्ध कंपन संक्रमण कहलाता है। लेकिन यदि J0 से J1 में या J1 से J2 में जाता है तो इसे हम शुद्ध घूर्णन संक्रमण कहते हैं। और इसके अलावा यदि इलेक्ट्रॉन सीधा ही या अणु सीधा ही एक V स्तर से ऊपर वाले E2 के किसी V स्तर में चला जाता है तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। तो इस तरीके से आणविक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण होता है और इन्हीं संक्रमणों के अंदर अवशोषित ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण से प्राप्त की जाती है और इसी ऊर्जा के द्वारा होने वाले इन संक्रमणों का अध्ययन करके अणु की संरचना ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हम इन्हीं ऊर्जा स्तरों को आगे प्रदर्शित कर रहे हैं। ध्यान रखना है, कंपन ऊर्जा स्तर के अंदर जो लाइनें प्रदर्शित की हैं उनको हम कंपन क्वांटम संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जो घूर्णन स्तर के मध्य जो रेखाएं प्रदर्शित की गई है या ऊर्जा स्तर बताए गए हैं इनको हम घूर्णन क्वांटम संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया के अंदर अगर बात की जाए तो हम अब बात कर रहे हैं ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण। और ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगेगा आणविक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण। संक्रमण या ट्रांजिशन का मतलब है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण, ऊर्जा अवशोषण या ऊर्जा उत्सर्जन के द्वारा। तो ये प्रक्रिया हम पहले ले चुके हैं कि किसी भी दो ऊर्जा स्तरों के मध्य अणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण संक्रमण कहलाता है। चाहे निम्न स्तर से उच्च स्तर में हो, चाहे उच्च स्तर से निम्न स्तर में हो, तो एक ऊर्जा लेवल से दूसरे ऊर्जा लेवल या एक स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर के मध्य आणविक ऊर्जाओं में स्थानांतरण को हम संक्रमण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे परमाणु के अंदर कोषों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, वैसे यहाँ ऊर्जा का आणविक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण होता है। इन आणविक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण को हम अलग अलग नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सबसे सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल युक्त जो संक्रमण है जिसको कहा जाता है घूर्णन ऊर्जा संक्रमण। यदि किसी गैसीय अणु
यदि किसी गैसीय अणु को माइक्रोवेव रेडिएशन के बराबर या माइक्रो तरंगों के बराबर ऊर्जा दी जाती है या विद्युत चुंबकीय माइक्रो तरंगों के पर को किसी गैसीय अणु पर आपतित किया जाता है, तो वह गैसीय अणु इन माइक्रो तरंगों को अवशोषित करके एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर के अंदर स्थानांतरित होता है। इसी को हम घूर्णन संक्रमण कहते हैं। अर्थात यदि मैं इसको कहता हूँ J = 0 और इसको उच्च स्तर के रूप में J = 1 क्वांटम संख्या प्रदर्शित की जाती है, तो यहाँ पर माइक्रो रेडिएशन को अवशोषित करके अणु J0 से J1 के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को, जो कि घूर्णन स्तरों के मध्य स्थानांतरण हो रहा है, इसीलिए इसको हम घूर्णन ऊर्जा संक्रमण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और इस घूर्णन ऊर्जा संक्रमण को किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो कौन से प्रकार की? माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ये संक्रमण संभव होता है। और इसीलिए इस संक्रमण को प्रदर्शित करने वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो क्या नाम देंगे? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दूसरा, माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवशोषण द्वारा अणु में क्या परिवर्तन होता है? अणु अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है, चाहे क्लॉकवाइज करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे, घूर्णन करता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी नाम देते हैं। तो इसे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। तो प्रक्रिया ध्यान रखना, घूर्णन संक्रमण के द्वारा या घूर्णन संक्रमण के ऊर्जा अंतराल को ज्ञात करके हम आणविक संरचना ज्ञात कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सेकंड प्रकार के इसमें संक्रमण को हम प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहा जाता है कंपन ऊर्जा स्तर के मध्य संक्रमण या सीधा कंपन ऊर्जा संक्रमण। कंपन ऊर्जा संक्रमण वास्तव में क्या है? दो कंपन स्तरों के मध्य विकिरण अवशोषित करके ऊर्जा में परिवर्तन करना या स्थानांतरण होना। तो इसको मैं इस रूप में प्रदर्शित करता हूँ। यदि ये किसी भी अणु का V0 कंपन स्तर है, ये इसका V = 1 कंपन स्तर है, ये V = 2 कंपन स्तर है। यदि हम इसको निश्चित विद्युत चुंबकीय विकिरण देते हैं, तो अणु अपनी इस V0 अवस्था से ऊर्जा अवशोषित करके V1 में और V1 से V2 के अंदर स्थानांतरित होता है। और इसी स्थानांतरण को हम कहते हैं कंपन ऊर्जा संक्रमण। कंपन ऊर्जा संक्रमण के लिए चूंकि यह ऊर्जा अंतराल उस J0 और J1 के ऊर्जा अंतराल से काफ़ी अधिक है, तो यहाँ पर जो विकिरण आवश्यक होगी वो इससे उच्च ऊर्जा विकिरण होगी। और उच्च ऊर्जा विकिरण के रूप में हम यहाँ पर अवरक्त विकिरण या IR रेडिएशन का उपयोग करते हैं, या इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय तरंगों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग करते हैं। अर्थात किसी भी अणु को गैस अवस्था में है या विलयन में है, यदि उसको IR विद्युत चुंबकीय विकिरण दी जाती है, तो यह अणु इन IR विकिरणों को अवशोषित करके एक V क्वांटम स्तर से दूसरे V क्वांटम स्तर या एक कंपन स्तर से दूसरे कंपन स्तर के अंदर संक्रमित होता है या उसका संक्रमण होता है, और उसी में ऊर्जा अवशोषित होती है। इसी अवशोषित ऊर्जा को निर्धारित करके या ज्ञात करके हम पता लगाते हैं कि अणु की प्रकृति या संरचना कैसी है। और इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम IR या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहा जाता है? अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसके अलावा अणु में क्या परिवर्तन हो रहा है? कौन से स्तरों के मध्य संक्रमण हो रहा है? कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण होता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। लेकिन आपको पता है
कि घूर्णन स्तर के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कम होता है, जबकि कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि अणु एक ही है, एक ही अणु को यदि सीधे ही IR विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी जाए तो इनमें कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण होता है। तो चूंकि घूर्णन स्तर इसके मध्य स्थित है, इसलिए उनमें भी संक्रमण इसमें शामिल रहता है। और ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो गैसीय अवस्था में अगर हम अणु को ऊर्जा दे रहे हैं तो कंपन के साथ साथ घूर्णन भी संपन्न होता है, इसलिए इसको कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्योंकि कंपन के लिए ऊर्जा दे रहे हैं लेकिन घूर्णन संक्रमण की ऊर्जा उससे कम है, तो घूर्णन भी साथ में शामिल होगा। तो ऐसी स्थिति में गैस अवस्था के अंदर यदि अणु दिया गया है तो वह कंपन घूर्णन दोनों एक साथ प्रदर्शित करते हुए जटिल स्पेक्ट्रम दर्शाता है, और इसीलिए इसको हम कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और यदि इसी अणु को हम द्रव अवस्था में या विलयन के अंदर रख करके IR विकिरण देते हैं तो ऐसी स्थिति में शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम भी प्राप्त होता है, तो उसे हम कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो सेकंड संक्रमण कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण, इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा IR विकिरणों के तुल्य होती है, अतः इसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे प्रकार का संक्रमण इसमें आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। नाम है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है, जो स्थितिज ऊर्जा आरेख के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, उनके मध्य आणविक ऊर्जा स्तर के अंदर स्थानांतरण होता है। और एक E1 से जब E2 में संक्रमण होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर बंधित अणु यदि इस संक्रमण में भाग लेते हैं तो बंध विखंडन होता है, और इस बंध विखंडन की प्रक्रिया हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बंध से है तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, और यदि पाई बंध से है तो उत्तेजित अवस्था में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का या पाई बंध का विखंडन होता है। तो ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण के नाम से प्रदर्शित होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण किन विकिरणों के द्वारा संपन्न होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण हमेशा UV विजिबल, इससे अर्थात IR से उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण UV विजिबल विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा यह संपन्न होता है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अर्थात किसी भी अणु को यदि UV विजिबल विकिरण आपतित की जाती है या दी जाती है या इसके बराबर ऊर्जा उसको देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या विकिरण के आधार पर हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। और UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग यूनिट में, इसके अलावा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग यूनिट में, और घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। और इस प्रकार की विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य, वापस ध्यान रखना, यह सभी ऊर्जा स्तर आणविक ऊर्जा स्तर है, इनके मध्य संक्रमण के द्वारा हम आणविक संरचना ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए इसको आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब हम इसके बाद एक एक पृथक पृथक स्पेक्ट्रोस्कोपी लेकर के अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर एक सूक्ष्म टॉपिक और है डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि, और उसके बाद हम सीधा ही नेक्स्ट में घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक प्रारंभ करेंगे। तब तक आप इस प्रक्रिया को एक बार दो बार पढ़ें, और बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप दो बार तीन बार उसको पढ़ें, और उसके ऊपर हमेशा से कई प्रश्न बनते हैं। और पूरी आगे की मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रक्रिया BOA या बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन पर निर्भर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।